सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा। हमारी मौजूदगी साहब आलम साहब के साथ हैं, जो 2005 से बहादुरगंज से विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी भी पेश किए थे और राजनीतिक का इनका काफ़ी पुराना बैकग्राउंड रहा है। आप हमारे सीमांचल के कद्दावर नेता मरहूम जनाब रफ़ीक आलम साहब के सुपुत्र है। राजनीति का एक बड़ा बैकग्राउंड इनके पास है और पहली दफ़ा हम इनके पास है। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आजकल आपकी सक्रियता क्या है? चूँकि देखिए, ये तो आप आ जाए बहुत खुशी की बात है। पहली इंटरव्यू है आपके साथ मेरी, और राजनीति तो ये तो यूँ कहिए कि हमारे खून में समाया हुआ है। चूँकि वालिद साहब थे, हमारे दादा मरहूम जो है वो भी फ्रीडम फाइटर थे, और वालिद साहब काफ़ी दिनों से पॉलिटिक्स में रहे, और उनके साथ ही मैंने जो है अपना भी योगदान दिया। जब वो एमपी हुआ करते थे या मिनिस्टर थे तो उनका मैक्सिमम काम हम ही देखा करते थे, और बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव फादर के कंधे से कंधे मिला के हमने काम किया। और जो लुकी छुपी हुई बात भी नहीं है, हमारे कोचाधामन के सारी जनता जो है, हमारे प्रिय जनता सब जानती है कि शाह बाबू का काफ़ी अच्छा योगदान रहा, और अभी भी मैं सक्रिय हूँ पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स छोड़ा नहीं हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये तो हमारे रग रग में बसा हुआ है, खून में बसा हुआ है। आज के सवालों पे हम आए उससे पहले थोड़ा-सा हमें जानना चाहेंगे कि सीमांचल सिर्फ़ कोचाधामन नहीं, पूरे किसान का सीमांचल बल्कि पूरे बिहार का एक नाम हुआ करता, चाहे आज़ाद हुसैन साहब हो या जी। रफ़ीक आलम साहब हो या निज़ाम साहब हो। एक चेहरे थे उस वक़्त के। तो मैं चाहूँगा रफ़ीक आलम साहब की कुछ यादें हो जब आपके साथ रहते थे, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहें जो आज की जो जनरेशन है उन्हें भी कुछ बातें उनके सामने में आएँ। जी, देखिए, सबसे पहले तो हमारे वालिद साहब की हिस्ट्री बताएं नटशल में, कि वो जीप कंपनी जो है इलाहाबाद में, उसमें वो सर्विस में थे। उसके बाद वहाँ से मौलाना जौहर साहब के साथ उनकी ताल्लुकात हुई, वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और जवाहरलाल नेहरू जी जो है, अपना जब आनंद भवन आए थे तो उन्होंने फादर को ले कर के मिलाने के लिए गए, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यही सवाल पूछा था कि रफ़ीक साहब आप क्या कर रहे हैं? तो बोले, सर मैं तो यहाँ मुलाजमत में हूँ, जीप फैक्ट्री में, शेरवानी साहब की जीप फैक्ट्री है, और इसी में मैं जो है नौकरी भी करता हूँ। बोले कि ये नौकरी से कुछ नहीं होगा, आप जाइए और जा कर के पब्लिक की सेवा कीजिए। जहाँ 10 आदमी की सेवा करेंगे, अपने आप जो है आपकी जो है नाम राम ये सब बढ़ेगा। फिर उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन करके, और टिकट भी मिल गई, और कांग्रेस के नाम से सबसे पहले उन्होंने बहादुरगंज कंस्टिट्यूंसी हुआ करता था, तो उसमें जो है उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाइश की और कामयाबी भी मिली। और जब फादर आ गए तो उसके बाद इन्होंने देखा कि भाई सिर्फ मेरे इससे नहीं होगा, इस सीमांचल में जो है हमारे और कुछ लीडरान को लाने की ज़रूरत है। तो हमारे वालिद साहब ने जो है पहले जो है हमारे मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब अंकल जो हैं, वो सोशलिस्ट पार्टी में हुआ करते थे, तो उनको लाया गया कांग्रेस में। उसके बाद जो है फिर उन्होंने देखा कि भाई एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे यहाँ, नज़मुद्दीन साहब, जो रसल हाई स्कूल में टीचर भी थे, तो उनको जो है वो उन्होंने ऑफ़र किया कि भाई साहब आप यहाँ छोड़िए, चलिए हम लोग, और हम हैं ही, आज़ाद साहब हैं ही, आपका भी साथ हो जाए तो ये इलाका का जो है बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी। फिर उन्होंने उनको भी साथ लिया, और इस तरह से उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। और ये देखिए कि होते होते ये लोग अच्छे खासे वोटों से भी जीते, लोगों ने की नुमाइंदगी इन्होंने अच्छे से की, और बेशक इन लोगों ने जो सियासत की, वो सियासत आज देखने को नहीं मिल रही। रफ़ीक आलम साहब सीनियर थे आज़ाद हुसैन साहब। जी जी जी।
अमूमन हमने देखा है कि जो चाहे तस्लीमुद्दीन साहब हो या आज़ाद हुसैन साहब हो, जी। उनकी जो पीढ़ी रही दर पीढ़ी राजनीति में भी सक्रिय रहे और जनता के बीच भी रहे और पद से भी नवाजे गए। जी। लेकिन एक आप हुए और दूसरा नजाम साहब के राजनीति में आप लोगों की जो मैंने जो रफ़ीक साहब ने एक पहचान, एक विरासत में जो एक राजनीति का दायरा मिला था, उसे बनाकर नहीं रखा गया या फिर मशगूलता बढ़ गई। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये तो हमारे जो पार्टी के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि देखिए, एक चीज़ है कि आप ये देखिए कि कोई भी नौकरी अगर शिक्षक की करते हैं या किसी भी इसमें करते हैं और उसकी जो अगर वो ये हो जाती है, माने सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो एक कंपनसेशन के तौर पे जो है उनके बाल बच्चों को नौकरी दी जाती है, जिसको हम लोग अनुकंपा कहते हैं। लेकिन ये कांग्रेस में और लोगों को तो मिली, हाँ, हम लोगों की बदकिस्मती रही कि हम लोगों को वो लीडर्स जो हैं अभी तक ठीक से पहचान नहीं पाए। हालांकि मुलाकात बात में कोई ये नहीं है। इस बीच में दूसरा पहलू ये हो गया कि ये जो गठबंधन की जो राजनीति हुई, और गठबंधन में क्या हुआ कि जब वाली साहब एमपी वगैरह में चले गए, राज्यसभा में मरहूम इंदिरा जी ले गई थी और फिर वहाँ सेंट्रल मिनिस्टर वगैरह भी बने, जो आप लोगों को मालूम भी है। तो उसके बाद जो है यहाँ एंट्री हो गई तस्लीम साहब की उस राजनीति में। अब राजनीति में तस्लीम साहब अररिया छोड़ करके, जोकी छोड़ करके जब यहाँ किशनगंज से नुमाइंदगी शुरू की, तो उन्होंने क्या किया कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में इस सीट को उन्होंने लिया और नतीजा क्या हुआ कि तब से वो गठबंधन चलता रहा। उन्हीं के टाइम का ये किया हुआ है और कांग्रेस ने अभी तक इस सीट को लिया नहीं, जबकि ये पुश्तैनी सीट है कांग्रेस की। कांग्रेस की इज्जत आबरू जो भी कहें, जो बचाया गया है, वो हमारे वालिद साहब के से। हमारे वालिद साहब ने कांग्रेस को यहाँ से लेके पूर्णिया, पूर्णिया से लेके कटिहार, कटिहार से लेके अररिया, जितने भी ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सीमांचल एरिया हम लोग कहें, इसमें कांग्रेस का एक बहुत अच्छे नेताओं में इनका शुमार हुआ करता था। और वो इसलिए था कि ये डाउन ट्रोडन आदमी को लेके चलते थे। कोई किसी से कोई ना शिकवा, ना किला, ना कुछ। इनको सिर्फ एक ही सूझ रहती थी कि हमें कांग्रेस पार्टी को और इंदिरा जी को मजबूत करना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। इंदिरा जी के काफी करीबी भी माने जाते थे। काफी करीबी माने जाते थे। जरा सा हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जब तस्लीमुद्दीन साहब की एंट्री किशनगंज में हुआ और रफ़ीक आलम साहब भी उस समय के बड़े लीडरों में उनके शामिल हुआ करते थे, तो लेकिन दोनों के जो सिद्धांत थे वो आसमान और जमीन का फर्क था। एक तरफ जो ये शिक्षा के नेता हुआ करते, तो तस्लीम साहब की जो आइडियोलॉजी वो अलग तरीके थी। तो दोनों के जो रिश्ते थे तस्लीम साहब और रफ़ीक साहब की, टकराव वाला था या फिर एक मजबूत जो दोस्ताना होता है, क्या कुछ बता पाएंगे जो आज के जनरेशन इस चीज़ को भी जानने का है? जी जी, नहीं, इन लोगों के पॉलिटिक्स जो है, हालांकि तस्लीम साहब दूसरे इसमें थे। और ये भी एक चीज़ आपको बता दूं जो शायद आपको भी मालूम नहीं हो, तो ये था कि तस्लीम साहब के ऊपर जब एक बहुत बड़ी उनके लाइफ में जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जिसमें उनका घर वगैरह तोड़ा गया था, कुर्की जब्ती क्या क्या हुआ था, उस ज़माने में वालिद साहब सेंटर में थे। राजीव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे। तो उन्होंने, हमारे वालिद साहब ने जो है, उनको हर तरह की मदद उन्होंने की और डीएमएसपी को बोल करके वो सारी कार्रवाई रोकी गई। और फिर उसके बाद तस्लीम साहब को कांग्रेस में भी लाया गया। अब वो लाने वाले फिर वालिद साहब ही थे और उन्होंने ला करके ये दिखाया कि भाई नहीं, हम भी जो हैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो किसी भी नेचर के हों। हालांकि नो डाउट ये बहुत ही नॉर्मलसी में सियासत करते थे हमारे वालिद साहब, और वो बहुत हॉट दल के तरह जो है वो सियासत करते थे। उनका सियासत करने का तरीका कुछ और था, इनका कुछ और था। ये बहुत प्यार से
चाहे वो डीएम साहब हो, प्रशासन हो या ऊपर का कोई भी मंत्री, बहुत प्यार से बोला करते। अब वही हमारे चाचा तस्लीम साहब थोड़ा रूखापन पे करते थे, लेकिन दोनों का तालमेल जो है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। कभी हमने नहीं देखा कि हमारे वालिद साहब ने उनको जो है नहीं माना। जब भी होते थे एक जगह मिलते थे तो कहते और तस्लीम साहब कैसे चल रहा है, बोले हाँ सब ठीक चलता है भाई साहब, आप नरम पे रहिए हम गरम पे रहते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स चलेगा। और वाकई में इन लोगों ने पॉलिटिक्स करके दिखाया। और जहाँ तक है कि एक चीज़ और बता दूं जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे वालिद साहब ने 3-4 चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 कम्युनिकेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 4 इलेक्ट्रिफिकेशन। इस 4 में इन्होंने जितनी मेहनत की और आज उसी का सारा चीज़ देखिए, जितने भी हाई स्कूल स्कूल हमारे वालिद साहब के टाइम में बना और जितनी एजुकेशन उनके टाइम में हुई, आज वो देखने को नहीं मिल रहा। मारवाड़ी कॉलेज देख लीजिए, नेहरू कॉलेज देख लीजिए, अल्ता हाई स्कूल देख लीजिए, सिंघाड़ी हाई स्कूल देख लीजिए, कारकुनलाल हाई स्कूल देख लीजिए, कंझा में एक स्कूल है, कंझा हाई स्कूल पूर्णिया में। उसके बाद जो है अमोर में हाई स्कूल है, वो हम बहुत छोटे थे जो वालिद साहब के साथ आए थे, तो उस टाइम में रोड नहीं थी कि मतलब कार जा सके, तो पूर्णिया डीएम वगैरह सब मिल करके हम लोगों को बैसी के पास रोका गया और वहाँ से फिर हम लोग जीप से चले। चलिए थोड़ा सा हम आज की राजनीति की बात करना चाहेंगे कि अब आगे की क्या रणनीति है, शाह आलम की क्या सोच है, 2025 भी सामने में है, आपकी क्या रणनीति बन रही है? देखिए मैं तो अभी जो हमारे लोगों ने भी सजेशन दिया कि भाई इस विरासत को हम लोग छोड़िए मत, आप हैं और मंदेव रफ़ीक साहब के नुमाइंदगी में हमारे यहाँ कोचा दामन में जैसे आप हैं, उधर जावेद साहब अपने किशनगंज से हो करके एमपी में चले गए, कंस्टिट्यूंसी से एमपी में पार्लियामेंट्री सेगमेंट में गए। तो ये परिवार जो है, एक परिवार तो आगे बढ़ा, नो डाउट, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा जो है जिसने रोशनी दिखाई वो पीछे क्यों? तो इसका अफसोस तो मुझे भी होता है, लेकिन ये तो हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए, चाहे जो भी हों, चाहे हमारे लोकल लीडर्स हों या सीनियर लीडर्स हों, सेंटर में हों या स्टेट में हों, ये इन लोगों को सोचनी चाहिए कि भाई इस तरह से रफ़ीक साहब के इसमें जो है उनके आला औलाद में जो वहाँ काम कर रहे हैं वो रह रहे हैं। हालांकि मैं इसी सिलसिले में हमेशा अपने कंस्टिट्यूंसी से बाहर कहीं नहीं रहा। कोई भी नहीं कह सकता कि 1 महीने के लिए दिल्ली चले गए या बाहर चले गए या कुछ, हमेशा मैं यही रहता हूँ, चाहे वो कोई त्यौहार हो, अपना हो या हमारे हिंदू भाइयों का हो या फिर जो है किसी तरह का फंक्शन हो, हयात हो मौत हो, सब में मैं मौजूद रहता हूँ। एक शेर है कि जब फैसला हो गया हो ऊंची उड़ान का तो फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। अगर पार्टियों की तरफ से दरकिनार हो रही है तमाम तर चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज भी कुछ दामन के सरजमी में एक नाम है आप लोगों का। अब चाहे तो एक अपनी राह अलग से भी बना सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो। हाँ देखिए, अभी तक तो सोचा नहीं है, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि रग रग में तो कांग्रेस बसा है। अब इस उम्र में और फिर हमारे जो लोग हैं वो क्या सजेशन देते हैं, वक्त आने दीजिए, द टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आपने कहा कि रग रग में कांग्रेस बसा है, तो इसी में से एक सवाल मेरे जहन में आया कि आपके बारे में जो बातें कहीं जब बुद्धिजीवी लोग जो बैठते हैं कि कांग्रेस और परिवार की जो दूरी कहाँ से पैदा हुई। 2005 में जब जदयू से आपने टिकट के चुनाव पर आया था तो शायद उस समय मरहूम रफ़ीक साहब जीवित ही थे, और यहीं से एक दौर चला कि जब आप जदयू से के टिकट पर चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से थोड़ी सी जो दूरी है, जो रिश्तों में जो खटास है वहीं से शुरू हो गए थे और जो अब तक चलता आ रहा है। नहीं देखिए, मैं तो वो जदयू से जो मुझे नीतीश कुमार जी ने, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 10 आदमी हैं, उसमें सब घूम फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें से किसी एक आदमी ने अगर चुन लिया, नगीना कहिए या जो भी कहिए, जौहरी कहिए, अगर उसकी पहचान उस नगीने की हो गई, उन्होंने कर लिया, तो
तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पार्टी ने उस टाइम में नहीं किया, जबकि हमारे वालिद साहब इतने सीनियर मोस्ट लीडर हैं थे, और हर चीज़ उन्होंने देखा, बीपीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर स्टेट का मिनिस्टर से लेकर सेंट्रल तक देखा उन्होंने। लेकिन उनके बच्चे का, जब मैं साथ में चल रहा था वालिद साहब के, मैंने देखा उस टाइम में कि राम जतन सिन्हा जी वगैरह थे, सदानंद बाबू थे, सबके यहाँ एक सीनियर लीडर होकर के मेरे वालिद साहब जाते थे मुझे लेकर के। मेरे बायोडाटा को भी उन्होंने पेश किया कि भाई एक अदद जो है सीट मैं किसी के लिए नहीं मांग रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए मांग रहा हूँ। लेकिन उस टाइम में हमारे वालिद साहब को बहुत मायूसी हुई, और हमारे वालिद साहब जो आके बहुत सोचने लगे। फिर हमारी वालदा ने कहा कि भाई सोचते क्या है, छोड़िए, जो हो गया हो गया। अब देखिए इस बीच में नीतीश बाबू का फ़ोन आ गया कि साहब वो चचा आपके लड़के जो हैं शाह आलम साहब के बारे में मालूम हुआ है, वो इंटरेस्टेड हैं, तो मैं अपने पार्टी से टिकट देता हूँ। तो मैं भी, फिर वहाँ जितने भी लोग थे हमारे आसपास के, जितने भी वेल विशर्स थे, उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस को एक बार जो है ना ये देना ज़रूरी है, और आप जो है लड़ जाइए, देखा जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक थोड़ी सी गलती क्या हो गई कि हमें अपने वालिद साहब के सीट से नहीं दे करके 15 दिन के पहले जो है हमको बहादुरगंज सीट दे दिया गया। अब वो हमारे शहनवाज हुसैन साहब की वजह से हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, संजीव यादव को मेरे यहाँ बहुत दिन से है और उसी को रहने दीजिए, आप उधर शिफ्ट कर जाइए। और उस टाइम में मैं सोच भी नहीं पाया कि भाई टिकट मिल रहा है 15 दिन का। हमने कहा चलो एक बार आजमाइश करते हैं। लेकिन चूंकि उस टाइम में जदयू जो है बिल्कुल न्यू बेबी बॉर्न था, उस टाइम में जदयू को कोई जानता नहीं था, और उस टाइम के अध्यक्ष जो है हमारे फिरोज अंजुम भाई हुआ करते थे। तो उन्होंने थोड़ी बहुत तो मेहनत की, ऐसी बात नहीं कि कोई पार्टी का संगठन का चीफ होता है डिस्ट्रिक्ट का तो वो नहीं करता है, लेकिन उस लेवल तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम लोगों को नई पार्टी और सीट भी बहादुरगंज का जी। आज की मौजूदा राजनीति में जो आप जहां से आप हैं कोचा धामन की सरजमीन से, वहाँ जो प्रेजेंट विधायक हैं जनाब इजहार रश्फी साहब, अब मैं जानना चाहूँगा कि क्या इजहार ख्यालात क्या है साहब, क्या ख्याल रखते हैं मौजूदा विधायक को? जी देखिए, हम लोग का तो चूँकि एक चीज़ फिर मैं दोहराऊंगा कि वालिद साहब के बहुत ही खासम खास हम लोग नाना कह के कहते थे काठा माठा के मुखिया साहब को, जो हमारे इजहार रश्फी साहब के फादर थे। तो हम लोग जाया करते थे, और इजहार रश्फी साहब जो हैं वो हम लोगों को रिसीव भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो हम लोग के रिलेशन में अभी भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और मैं ये बता दूं कि इंटायर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी विधायक जो भी हैं उससे हम लोगों का कोई बैर नहीं है, सभी मानते हैं, सभी प्यार देते हैं, और हम लोग भी प्यार करते हैं। अब रही बात कि इनको जो टिकट मिली वो आपसे छुपी हुई नहीं है, आप लोग तो हर नब्ज को देखते हैं, हर उड़ती हुई चिड़िया के पंख को पहचानते हैं कि कहाँ से टिकट मैनेज होता है, क्या होता है। और ये राजनीति उस ज़माने में नहीं थी, मैं बिल्कुल छुपा के बोल रहा हूँ कि ये राजनीति उस ज़माने में नहीं थी। उस ज़माने में ये देखा जाता था कि अच्छे कैंडिडेट कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आजकल ये बैकग्राउंड वगैरह नहीं देखा जाता, आजकल जो देखा जाता है वो आप जानते ही हैं, आपसे छुपी हुई बात नहीं। तो इस सिलसिले में उन लोगों ने टिकट मैनेज करने में ये सफलता हासिल की। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं तो उस टाइम में थोड़ी सी गलती की। अच्छा, जदयू से हारने के बाद, चूँकि उस टाइम में तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू था, मैं ज़्यादा देर फिर जदयू में नहीं रह पाया। वालिद साहब जो है उन्होंने यही कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि हर चीज़ ये जो नहीं होती है, और तुम मेरे जीते जी जो है ना अभी कांग्रेस से अलग मत हो, तुम वापस आ जाओ, एक ना एक दिन तुमको कांग्रेस जो है पहचानेगी रफीक साहब के नाम पर, समझे कि उसके बाद तुम्हारा नाम होगा, क्या होगा, तुम कितना पायदान में खड़े होगे वो तुम्हारी जनता जो है
वो तुम्हें इनाम देगी। तो फिर मैं ज़्यादा दिन नहीं रहा, उस टाइम में महबूब अली कैसर साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे कांग्रेस के। वो भी जो हैं राजघराने से भी आते हैं, बहुत अच्छे इसमें थे। उनको फादर ने फ़ोन लगाया कि महबूब ऐसा करो कि तुम किशनगंज का प्रोग्राम बनाओ और शाह बाबू को वापस तुम कांग्रेस में ले लो। देखिए जेंटलनेस कितनी अच्छी है कि महबूब अली कैसर साहब जब फ़ौरन हाँ की और उनके वजह से प्रोग्राम भी बना और मैं ये टाउन हॉल में जा कर के मुझे बुलाया गया, समझे कि नहीं, कि भाई आप टाउन हॉल में आकर के ये कीजिए। हमारे जो कोचा दामन के लोग थे जब सुने कि सब अब वापस हमने कांग्रेस में आ गए, तो फिर मैं चला गया और बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। बहुत अच्छे लोग, हमारे जितने कार्यकर्ता थे सारे बहुत खुश हुए। इवन के उस टाइम के मरहूम हमारे जो हैं ये असरारुल हक साहब MP हुआ करते थे, उन्होंने भी माला वगैरह पहनाया और उन्होंने यही बात कही कि एक न एक दिन तुम्हारा होगा। चलिए, एक ना एक दिन हम ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद साहब, उनसे भी और तमाम तर पार्टियों में भी जब आकांक्षा रैली जब राहुल गांधी जब पटना आए थे तब हम भी वहाँ गए थे और वहाँ भी मैंने देखा था आपके कद को, जो सीनियर लीडर है उन लोगों से तो आपके एक बेहतर टर्म आज भी है, बड़े लेवल पर वो पहचानते हैं आपको, चूँकि उस समय मैं भी आकांक्षा रैली में पहुँचा हुआ था। मौजूदा सांसद से पार्टियों में मिलने जुलने का था, लेकिन जो एक करीबी होना चाहिए था, जिस तरह के साहब आलम दिखने चाहिए थे, उस तरह के रिश्ते नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, ये अजीब सी बात है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस इलाके को जिस तरह से इन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने रोशनी दी, और मुझे इस बात की भी अफसोस है कि हम लोगों को मिलजुल करके इस इलाके को हम लोगों को एक नई रोशनी, नई आमली जवान जो है वो पहनानी चाहिए। देखिए एक इंग्लिश में वर्ड है, वन swallow डज नॉट मेक ए समर, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो चूँकि ये हमारे भाई साहब में पता नहीं, हो सकता है कि कोटरी है, कोई कुछ बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी चूँकि मैं जो इलेक्शन में काम किया और तहे दिल से काम किया, चूँकि मैंने बताया कि कांग्रेस में हैं और कांग्रेस हमारी पुरानी पार्टी है, तो इससे बेहतर और क्या होगा कि नहीं हमारे कैंडिडेट जीते। और इजहारुल भाई बाबू वाला में भी वो, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ये किया, तो वोट्स अच्छे आए। अब तो ये है कि देखिए, अब तो मैं तो बैठा हूँ इंतज़ार में कब जो है वो सवेरा आए। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है जी लगभग आधा घंटा समथिंग बातचीत हो रही है, तो आखिर में एक सवाल से हम विदा होना चाहेंगे तमाम जो कि जिस परिवार ने किशनगंज की सियासत में एक चिराग की तरह काम किया, उस समय के इंदिरा गांधी से किसी का पहचान हो जाना ही बड़ी बात थी, जो कि इंदिरा गांधी आज के मोदी से भी बड़े पॉपुलर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और तब के रफीक आलम साहब उनके बहुत चहेते थे इंदिरा गांधी के। तो ये परिवार क्या जिस तरह से राजनीति के सियासत के गलियारों से पिछड़ सा गया है, कोई दूसरा चिराग आगे नहीं बढ़ पाया, तो कहीं ये नहीं लगता है कि उस विरासत को फिर से वापस लिया जाए, जनता के बीच जाया जाए, और चाहे साहब आलम ही ना सही तो उनके कोई दिगर और भी फर्जंद होंगे, क्या कोई सोच, कोई प्लानिंग है कि रफ़ीक आलम साहब ने जो दिया था, जो उनकी नाम थी, उनको फिर से जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए कि जो राजनीति में फिर से वो दमखम लेकर आए कि जनता के बीच एक पहचान बने। आखिरी सवाल। जी हाँ, जैसे कि देखिए मेहनत तो जारी है, मेहनत कर भी रहे हैं, और ये एक चीज़ और मैं आपको बहुत पते की बताऊंगा कि ये जो हमारे जो सियासती ख़ानदानी कहिए कि इसमें जो भी कुछ ये आ रही हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ है रीज़न, और मुझे नहीं लगता है कि ये इंशाल्लाह दूर होगी। और जो आप सिचुएशन अभी देख रहे हैं, जो होना चाहिए था अभी इलाके का डेवलपमेंट के लिए, वो जब तक देखिए आपका माइंड सेटल नहीं रहेगा, अच्छे से आप देखेंगे नहीं,
तब तक आप अकेले इतना डेवलपमेंट का जो है ना, आपको कौन बताने वाला है? कोई नहीं बताने वाला है। बताने वाले कौन होंगे? हम लोग फीडबैक लेते हैं नीचे से, हम लोग दे सकते हैं फीडबैक कि ये आप ऐसे कीजिए, ये ऐसा कीजिए। क्योंकि इस धरोहर को तो बचा के रखना है ना, इस धरोहर को बचा के रखना है। अब आप देखिए, आपको एक नटशल में बताता हूँ। 1980 1977 में जब इंदिरा जी हार गई थी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी वॉज डिफेटेड बाई ए जोकर, उनको जोकर ही कहा जाता था। उस टाइम में लोगों ने, हमारे कोचाधामन किशनगंज के लोगों ने इतना प्यार समाया कि उन वोटरों ने वालिद साहब को हजारों हजार वोटों से जिताया। और 1980 में जब वालिद साहब किसी कारणवश हार गए, तो देखिए वो महीना दिन भी घर में नहीं रहे। और इंदिरा जी जो हैं, वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी मरहूम को फोन करके बाजफ्ता एयरक्राफ्ट भेज करके पूर्णिया, और वहाँ से डीएम वगैरह आकर के गौरामनी में बोले कि सर आपको जो है मैडम ने बुलाया है और आपके लिए फ़्लाइट आई हुई है, आपको जो है जाना है दिल्ली। और उसी टाइम में 1980 में विद इन ए मंथ हमारे वालिद साहब को ले जाया गया, इंदिरा जी बुलाई और उसके बाद बोली कि रफ़ीक तुम कैसे हार गए, 77 में मैं हार गई, तुम जीत गए, और अभी 80 में तुम हार गए, मैं तो ये नहीं सोचता। और बाजफ्ता हमारे वालिद साहब, हम लोगों ने तो देखा भी नहीं, वालिद साहब बता रहे थे कि उनके आंखों में आंसू थी और जिससे आंचल से उन्होंने अपना पोंछा, और हमारे वालिद साहब के भी आंखों में आंसू थे। तो बोले कोई बात नहीं, बी ब्रेव, और हिम्मत नहीं हारना है, तुम जाओ बिहार का कमांड संभालो। और उसी टाइम में बीपीसीसी अध्यक्ष एक हारे हुए आदमी को उन्होंने बनाया। और चंद महीनों के बाद ही फिर इंदिरा जी ने इतना जस्ट लाइक मदर एंड सन ट्रीटमेंट था उन लोगों का, तो उन्होंने जो है फिर क्या किया कि सेंटर में ले आने के लिए राज्यसभा से उनको नॉमिनेट किया, और एक बार नहीं 2 बार रहे। और राज्यसभा में जाने के बाद देखिए, जब हमारे राजीव जी ने देखा, उन्होंने तो देखा ही हुआ कि रफ़ीक साहब आते हैं जाते हैं, और हमारी वालदा जो हैं, वो माँ जो है उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं। उन्होंने इस चीज़ को देख लिया, और उन्होंने रिवार्ड में अपने माँ के इसमें एवज में हमारे फादर को जो है सेंटर में मिनिस्टर बना दिया। एक हारा हुआ आदमी, देखिए कहाँ से कहाँ, इस फैमिली, गांधी फैमिली का कितना प्यार। तो ये लोगों से छुपा हुआ भी नहीं है, पूरा इलाके में हंगामा रहा, कह रहे रफ़ीक साहब को देखो इंदिरा जी बुला ली, इंदिरा जी जो हैं वो बेटा के तरह मानती थी। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हकीकत है। अभी भी लोग कहते हैं कि वो परिवार जो इंदिरा का परिवार, राजीव जी का परिवार, तो अभी भी हम लोग होप कर रहे हैं कि देखिए कभी ना कभी तो रोशनी निकलेगी, कभी ना कभी तो सूरज उगेगा ही। सूरज जो है वो कभी डूबता नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये थे। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। किशनगंज सीमांचल बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसे बच्चा बच्चा जानता होगा, रफ़ीक आलम साहब, जनाब मरहूम रफ़ीक आलम साहब, जिन्होंने किशनगंज की सियासत में एक चिराग की तरह काम किया, और उनके बाद ही लोगों में एक हौसला आई कि हम भी सियासत कर सकते हैं। और कहा जाता था कि उस समय अगर गांधी परिवार से रफ़ीक आलम साहब की काफ़ी घनिष्ठता रही, बड़े बड़े पद पर रहे, एक बार कपड़ा मंत्री, तमाम तरह चीज़ों में मंत्री भी रहे। और लेकिन बात दिगर है कि जो परिवार इंदिरा के वक्त में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, और बड़े बड़े पद पर रफ़ीक आलम साहब कई दफ़ा चुनाव जीते, लेकिन जिस तरह से आज़ाद हुसैन साहब के परिवार ने लगातार सियासत में पैर जमाया रखा, तो ये परिवार कहीं ना कहीं सियासत में
पिछड़ता हुआ दिख रहा है। जो विरासत रफ़ीक आलम साहब के उसने दिया था, उसे हम या तो पार्टी पॉलिटिक्स का शिकार कह सकते हैं या फिर जो भी हो आप, मैं जजमेंट देने वाला कोई नहीं होता हूँ। हम चाहेंगे कि आप कमेंट करें और सभ्यता, शालीनता के साथ, चूँकि जैसी शख्सियत हो उस तरह की बातें हमें करनी चाहिए। ये कोई जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अगर आप, हो सकते हैं कि आज के बच्चे हैं तो आपको नहीं भी मालूम, लेकिन आप एक बार रफ़ीक आलम साहब के दास्तान अगर आप गूगल में जाएँगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा। जिसे हमारे किशनगंज के कई धरोहर रहे हैं, तस्लीमुद्दीन साहब हो गए, रफ़ीक आलम साहब हो गए, आज़ाद हुसैन साहब हो गए, नजाम साहब। कहा जाता है कि हमें अपने बुजुर्गों के इतिहास को जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास में बड़ी ताकत होती है। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया।